अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 13 के साथ मैं हूं वकार और आज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी माइनिंग क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अगर व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग की मैं आपको डेफिनेशन समझा दूं तो द टर्म crypto mining means gaining cryptocurrencies by solving cryptographic equations through the use of computers. This process involves validating data blocks and adding transaction records to a public record known as blockchain. देखें, ये अगर आप किसी को पहले से नॉलेज हो तो उसको समझना आसान होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये होता क्या है। ठीक है, देखें, जब भी हम लोग कोई सी भी ट्रांजैक्शन करते हैं आजकल बैंक में, तो हमारे पास एक बंदा होता है जो फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, और एक सेकंड पर्सन होता है जिसको पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे होते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ से यहाँ पैसे जाएंगे, ठीक है, तो एक सेंट्रल एंटिटी होती है जो इसको वेरीफाई करती है, जो कहलाती है हमारा बैंक। ठीक है, ये बैंक है। तो ये बैंक है, तो बैंक क्या करता है कि यहाँ से जब पैसे जा रहे हैं सेकंड पर्सन के पास, मतलब वकार के पास से कि फ़हद के पास जा रहे हैं पैसे, समीर के पास जा रहे हैं, आतिफ़ के पास जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं पैसे, तो फिर ये इसको वैलिडेट क्या करता है कि भाई फ़र्स्ट पर्सन के पास इतने पैसे भी हैं कि ये दे रहा है इसको, मतलब मेरे अकाउंट में इतने पैसे भी हैं जो मैं दे सकता हूँ। इसको चेक कौन करता है? बैंक चेक करता है। और सेकंड पर्सन के अकाउंट में ये पैसे आ गए हैं, तो ये रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है? ये रिकॉर्ड बैंक मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक है कि होता क्या है, मनी ट्रांसफ़र कैसे होता है। ठीक है, अच्छा, अब जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो क्रिप्टो करेंसी में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं पैसे? क्रिप्टो करेंसी में मैं फ़र्स्ट पर्सन हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास सेकंड पर्सन है जिसको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। अब जब मैं अभी हमें पता होगा कि P2P मतलब पेयर टू पेयर ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो बैंक का तो कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, बैंक का कोई रोल ही नहीं है। तो जब बैंक का रोल नहीं है तो पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है? देखें, हमारे पास इस चीज़ के लिए सतोशी नाकामोटो एक बंदा था 2008 में, जो एक फ़र्ज़ी नाम है, ओरिजिनल में किसी को नहीं पता इन रियल कि ये बंदा था कौन, ये ज़िंदा है, मर गया, कौन है, कहाँ है, कोई नहीं जानता सतोशी नाकामोटो किधर है। ठीक है, कौन है? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई मुझे बनानी है डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं हो, मतलब बैंक का कंट्रोल नहीं हो। मतलब अगर सपोज़ करें जो हमारी सेंट्रलाइज्ड इकॉनमी वाली एग्जांपल थी, उसमें अगर बैंक चाहे तो वो मेरे पैसे ट्रांसफ़र ना करे सेकंड पर्सन को, या चाहे तो मेरे पैसे होल्ड कर ले, मैं कुछ भी नहीं कर सकता बैंक के ख़िलाफ़। ठीक है, कोर्ट जाऊँ, कुछ करूँ, वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे मैं कुछ भी कह नहीं सकता बैंक को अगर बैंक मेरे पैसे रोक ले। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्रिएट करी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, जिसमें जिसका काम क्या था, जो डिसेंट्रलाइज्ड थी, मतलब उस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, और वो ट्रांसफ़र होती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन यूजिंग अ रिकॉर्ड। ठीक है, जो लेजर भी कहलाता है, पब्लिक लेजर या ब्लॉकचेन कहलाती है। ठीक है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्लॉकचेन क्या होती है। ब्लॉकचेन बॉक्सेस हैं, सपोज़ कर लें ब्लॉक, इसमें डेटा है जो आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, और वो यूनिक डेटा है, वो ये क्रिएट नहीं हो सकता। तो जब ये क्रिएट नहीं हो सकता है तो इसकी ये जो यूनिकनेस है, ये इसको बना देती है एक एसेट, जो एज एन एक्सचेंज इस्तेमाल हो सकता है। जो भी चीज़ एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल हो सकती है, वो करेंसी की भी हैसियत रख सकती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि गोल्ड होता है, या पहले बार्टर होता था। बार्टर की एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि उसके थ्रू पहले ट्रेडिंग होती थी, या सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, और भी कोई सी भी आप देखें, तांबा हो गया, कॉपर हो गया, तो इसको देकर कुछ चीज़ आप ख़रीद सकते हैं। तो अब
जब ब्लॉकचेन आई तो ब्लॉकचेन में हमने क्या करा कि जब फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन जाए गए पैसे, तो कोई ना कोई डेटा मैनेज करने के लिए होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन क्या कर रहा है, फर्स्ट पर्सन के पास इतने पैसे हैं भी कि वो सेकंड पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहा है, और सेकंड पर्सन के पास पहुंच जाए वो पैसे, और सेकंड पर्सन वो होल्ड कर रहा हो पैसे। तो कैसे पता चलेगा? ब्लॉकचेन में हमारे पास बहुत सारा डेटा मौजूद होगा, ठीक है। ब्लॉकचेन में हमारे पास डेटा कैसे मौजूद होगा? जब सपोज़ कर लें फर्स्ट लॉन्च हुई है क्रिप्टो करेंसी, तो उसमें एक पेपर रखा हुआ है, सपोज़ कर लें बॉक्स में, ठीक है, उसमें एक पेपर रखा हुआ है। अब जब ये ट्रांजैक्शन इसमें हुई, इफ़ एक पेपर में अगर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है तो सेकंड पेपर क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली। सेकंड पेपर में क्या लिखा जाएगा कि फ़र्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन को पैसे चले गए हैं, ठीक है। और अब इस सेकंड पर्सन जो है वो होल्डर है, वो फ़र्स्ट अमाउंट का, मतलब फ़र्स्ट से के पास से वो डिलीट हो गया, फ़र्स्ट का डेटा डिलीट है, मतलब अब फ़र्स्ट होल्ड नहीं कर रहा, अब इसको सेकंड अकाउंट होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब सेकंड भाई ने क्या करा कि थर्ड को भेज दिए, चाहिए, तो ये थर्ड का डेटा आ गया, ठीक है, थर्ड का डेटा आ गया। अच्छा, पहले चेक करना पड़ेगा जब सेकंड को थर्ड को भेजा है तो कि इसके पास सेकंड के पास जो आए हैं वो फ़र्स्ट के पास से आए थे, ठीक है। उसका जो बैकग्राउंड डेटा होता है, बैकग्राउंड चेक होता है, वो करना ज़रूरी होता है। तो सेकंड से जब थर्ड के पास आए हैं पैसे, तो ये कंफर्मेशन होती है। कौन करता है ये कंफर्मेशन? ये करते हैं माइनर्स, ठीक है। ये जो काम हो रहा है, फिर ये फोर्थ हमारे पास बन गया, फोर्थ ब्लॉक बन गया, फोर्थ ट्रांसफ़र हुआ, तो फोर्थ में हमारे पास जब ये फोर्थ पर्सन के पास जा रहा है तो ये चेक करना कि थर्ड पर्सन के पास जो पैसे आए थे वो सेकंड के पर्सन के पास आए थे, और सेकंड पर्सन के पास इतने पैसे थे तो उन्होंने थर्ड को ट्रांसफ़र करे, और थर्ड ने फोर्थ को ट्रांसफ़र करे, मतलब फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक ट्रांजैक्शंस हमारी वेरीफाई होती हैं, ठीक है। ये जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है ये क्या कहलाता है? वेरिफिकेशन का, या फिर डेटा को लिखने का, डेटा रिकॉर्ड करने का, नया डेटा क्रिएट करने का, ये मेथड कहलाता है माइनिंग का, ठीक है। जब आपको एक बात जहन में हो गई कि आजकल हमें पता है कि बिटकॉइन माइनिंग बहुत महंगी हो गई है, हालांकि 10 साल पहले जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तो ये आम से किसी भी कंप्यूटर पे आप बिटकॉइन माइनिंग कर सकते थे। आज ग्राफिक्स कार्ड रिक्वायर्ड है। क्यों रिक्वायर्ड है? जब आपके पास 100 डेटा है, ठीक है, 100 ट्रांसफ़र्स का डेटा है। सपोज़ कर लें मेरे पास 2009 में 10 में 100 ट्रांसफ़र्स थे, तो 100 ट्रांसफ़र को कोई सा भी कंप्यूटर आराम से इसको वेरीफाई कर सकता है कि भाई 1 से 2 तक गया, 2 से 3, 3 से 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9, 10। लेकिन अब जब बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हो गई हैं तो इतना सारा डेटा चेक करने के लिए हमें चाहिए सुपर फास्ट कंप्यूटर्स। तो जितना तेज़ कंप्यूटर होगा उतनी जल्दी क्या करेगा, वो सारा डेटा चेक करेगा पिछला उसका, कि भाई फर्स्ट से सेकंड को आया, थर्ड को आया, फोर्थ को आया, तो इतनी बिलियंस ऑफ जो ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, इसको चेक करेगा। जब वो चेक करके नया रिकॉर्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। अच्छा, जो मैंने आपको एग्जांपल दी, माइनर का काम है, लेकिन ये एक माइनर नहीं कर रहा, ठीक है। ये जो डेटा है इसकी कॉपीज़ दुनिया में लाखों कंप्यूटर्स में सेव हैं, ठीक है। जो माइनिंग कर रहा है उसके पास सेव है, सही है, सारा डेटा आ गया उसके पास। अब वो क्या कर रहा है, वो उस डेटा को चेक कर रहा है, अपने पास जो डेटा है, और फिर नया रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है, नेटवर्क पर डाल रहा है, ठीक है। उस नेटवर्क को कौन चेक कर रहा है? दूसरा माइनर। दूसरे माइनर के डेटा को कौन चेक कर रहा है? तीसरा माइनर। इस तरह से हमारे पास ये पूरी चेन क्रिएट हो जाती है जो माइनर कहलाता है। और आज हमें पता है कि बिटकॉइन माइनिंग बहुत मुश्किल हो गई है, तो उसकी वजह यही है कि इसकी ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है। अभी थोड़ी वीडियो बोर भी हो गई है और लंबी भी हो गई है, तो इंशाल्लाह बस आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको गैस फ़ीस वगैरह के बारे में बताने की कोशिश करूँगा कि गैस फ़ीस क्या होती है, और जब हम ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसमें जो फ़ीस कटती है, और बिटकॉइन माइनिंग के थ्रू जो पैसे आते हैं वो कैसे आते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई सवाल हो तो आप ग्रुप में या फिर मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।